स्वागत है आप सभी का बायजूस क्लासेस में। हम एक बार फिर प्रस्तुत हैं आपके लिए एक नया साप्ताहिक सर्वेक्षण लेकर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का, जिसको हम बड़े मनोयोग के साथ सजोते हैं, पिरोते हैं एक सिलसिले में, ताकि वह सिविल सर्विस परीक्षाओं के प्रत्याशियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित हो। हम दृष्टिपात करते हैं पास पड़ोस की घटनाओं पर, दूर दराज के देशों पर, ताकि हम यह समझ सकें कि आने वाले दिनों में, हफ्तों, महीनों में किस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय हित इन घटनाक्रम से प्रभावित होंगे और कैसे हम उभरती चुनौतियों का सामना बेहतर कर सकते हैं। जिस वक्त सारे विश्व का ध्यान लगा हुआ था भारत और चीन की सैनिक मुठभेड़ में लद्दाख की ऊंचाइयों पर, या चीन के उस आक्रामक विस्तारवाद में जो दक्षिण चीनी सागर में, हिंद महासागर में चीन कर रहा था, चीन ने चुपचाप एक ऐसी राजनयिक फतह हासिल की जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। पहले समाचार पत्रों में एक छोटी सी खबर पढ़ने को मिली कि ईरान ने 25 वर्ष के लिए एक सामरिक महत्व का करार समझौता चीन के साथ किया है, और धीरे धीरे पता ये चलने लगा कि चीन ने एक बहुआयामी समझौता किया है ईरान के साथ, जिसमें वहाँ बुनियादी आधारभूत ढांचे का निर्माण हो, रेल पथों का निर्माण हो, टेक्नोलॉजी और सैनिक साज सामान के उत्पादन में सहयोग हो, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग हो, विज्ञान के क्षेत्र में आदान प्रदान हो, और जो सैनिक हथियार उपकरण हैं उनके विकास के बारे में साझेदारी हो। साथ ही एक महत्वपूर्ण पक्ष इस समझौते का यह है कि चीन को आने वाले 25 वर्षों तक एक निश्चित कीमत पर, जो लगभग रियायती दर होगी, उसकी ज़रूरत के अनुसार तेल की आपूर्ति ईरान करेगा। अब एक महत्वपूर्ण बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की समझौते के बारे में है, वह यह है कि इस समझौते के साथ जो अमेरिका प्रयास कर रहा था ईरान की घेराबंदी का, ईरान के विरुद्ध लगभग एक आर्थिक युद्ध की घोषणा उसने कर दी थी, आर्थिक निषेध और प्रतिबंध लगाए थे, और ये चेतावनी उन सब देशों को दी थी कि यदि कोई ईरान के साथ व्यापार करेगा तो उसको भी ऐसे ही प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी सी रियायत कुछ समय के लिए भारत को मिली थी चाबहार बंदरगाह के निर्माण के लिए, मगर धीरे धीरे भारत ने अपना जो तेल का आयात ईरान से करता था उसमें कटौती कर ली थी, और ईरान के साथ भारत की राजनयिक दूरी बढ़ती चली गई है तब से, राजनयिक मंचों पर और तेल की राजनीति के संदर्भ में। अब इस समझौते का जो एक पक्ष है, यदि बंदरगाहों के निर्माण में चीन सहयोग करेगा तो चाबहार का जो बंदरगाह था उसमें भारत की भूमिका लगभग अब समाप्त हो जाती है, और ये चाबहार का बंदरगाह बिल्कुल पाकिस्तान में कराची के निकट, बलूचिस्तान में ग्वादर के बंदरगाह के निकट है, तो चीन की नौसैनिक क्षमता इस क्षेत्र में, पश्चिमी हिंद महासागर वाले क्षेत्र में, लगभग दोगुनी हो जाती है। चीन जिस महत्वाकांक्षी रेशम राजपथ की परियोजना को अमल दे रहा है, उसके संदर्भ में ईरान को अपने खेमे में लाना उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। हम ये न भूलें कि ईरान एक इस्लामी राज्य है, एक शिया राज्य है, जिसकी प्रतिद्वंदिता सुन्नी सऊदी अरब से निरंतर चलती रहती है, मगर हाल के दिनों में जो घटनाक्रम मध्य पूर्व में देखने को मिला है, उसमें कभी अमीरात के साथ तो कभी रूस के साथ ईरान के मिलिशिया सहयोग करती रही है, सीरिया में, लेबनान में, और कहीं ना कहीं अन्यत्र भी ये देखने को हमें मिलता रहेगा। अब जहाँ तक ये प्रश्न है कि हाल के दिनों में ईरान को निशाना बनाया गया था, उसके परमाणुक संयंत्रों को, उसकी प्रयोगशालाओं को, उसके बारे में कहा जाता था कि ये साजिश है इसराइलियों की, ये साजिश है शायद अमरीकियों की, गुप्तचर विभाग की, उनकी, कहीं ना कहीं सऊदी इसमें हो सकते हैं जो इस बात से खिन्न है कि ईरानी मिलिशिया यमन में उनके विरुद्ध जो बागी हैं उनको समर्थन दे रहे हैं। ईरान के सुलेमानी की जब हत्या हुई थी तब से ईरान बौखला रहा था बदला लेने के लिए, उसने उस वक्त काफ़ी संयम बरता था, मगर आज ये बात साफ हो गई है कि ईरान ने यह तय कर लिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए, अपनी एकता अखंडता की रक्षा के लिए चीन की सहायता स्वीकार करेगा। अब एक दिलचस्प बात जो विडंबना ही कही जा सकती है वो यह है कि चीन पर इस समय यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो अपने क्षेत्र में, सिंकियांग प्रदेश में जो उइगुर मुसलमान हैं उनका वंशनाशक प्रतिरोध कर रही है, उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में रख रही है, उनको जबरन पोर खिला रही है, उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रही है, उनका मानसिक रूपांतरण करने की कोशिश कर रही है, उनकी सांस्कृतिक विरासत को नष्ट कर रही है। मगर दुनिया में कोई एक भी ऐसा इस्लामी राज्य नहीं है जिसने चीन की निंदा मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए या इस मुसलमानों के वंशनाश के संदर्भ में की हो। तो कहीं ना कहीं ये बात लगती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कड़वा यथार्थ यह है कि जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति पर हावी होता है, और जो राष्ट्रीय शासक वर्ग के या सत्तारूढ़ सरकार के होते हैं वो इन अमूर्त मानवाधिकार आदि की कल्पनाओं से परे
अपना पथ तय करते हैं। एक पक्ष और है कि जो रूस है, लगता है उसने ये बात तय कर ली है कि इस घड़ी जब डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति बहुत संकटग्रस्त है अमेरिका में, तो वो उसका लाभ उठाकर पहले तो अमेरिका का कद बौना करे। अमेरिका रूस और चीन की संयुक्त शक्ति का सामना करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं रहेगा, और भले ही इस समय खुला हाथ छोड़ दे रूस, वो प्रशांत क्षेत्र हो, वो दक्षिणी चीनी सागर हो, वो हिंद महासागर हो, या रेशम राजपथ हो। ये जो रेशम राजपथ का मार्ग है वो गुजरता उन मध्य एशियाई गणराज्यों से है जो कभी सोवियत संघ के साम्राज्य का हिस्सा थे। तो आज ये लगता है कि पुतिन इस मामले में निरापद हैं कि वहाँ जो कट्टरपंथी इस्लाम का प्रभाव बढ़ने से उनके लिए संकट हो सकता था, उस पर चीन अपना अंकुश लगा देगा और उन्हें अपने संसाधन वहाँ व्यर्थ नहीं करने पड़ेंगे। वैसे भी कजाकिस्तान के तेल गैस संसाधनों पर या साइबेरिया के गैस संसाधनों पर जो नज़र चीन की है और एक आकर्षक ग्राहक है, उसको देखते हुए राष्ट्रीय हितों का सन्निपात रूस और चीन के बीच भी वहाँ है। अब इसके साथ जो समीकरण तेजी से बदल रहे हैं वो न केवल चीन के पक्ष में पूर्व एशिया और पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में बदल रहे हैं, वो मध्य एशिया में बदल रहे हैं, वो पश्चिमी एशिया में बदल रहे हैं। इनका क्या प्रभाव भारत पर पड़ेगा, ये एक जटिल गुत्थी है। भारत के जितने भी पड़ोसी हैं उनमें से अपेक्षाकृत सबसे मधुर संबंध तनाव रहित हमारे बांग्लादेश के साथ रहे हैं। बीच बीच में तनाव होते हैं पर उनका समाधान आसानी से ढूंढ लिया जाता है। पर अभी हाल ये सरहद 4000 किलोमीटर लंबी है। कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो चिंता का विषय समझी जा सकती हैं। बांग्लादेश की एक गैर सरकारी संस्था अधिकार ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें ये कहिए पिछले 6 महीनों में इसी वर्ष जनवरी से जून तक लगभग 45 बांग्लादेशी नागरिकों की जानें उस गोलीबारी में गई हैं जो भारत की तरफ से सीमा सुरक्षा बल ने की है। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इन तथ्यों को नकारा नहीं है, बट भारत का कहना यह है कि उसकी सीमा सुरक्षा बल ने जब भी कभी गोलीबारी की है तो उन्होंने आत्मरक्षा में की है और गोलियां चलाई हैं उन लोगों को नाजायज़ घुसपैठ करने से रोकने के लिए जो संगठित अपराधी हैं, जो तस्कर हैं, जो देह व्यापार में लिप्त हैं। जहाँ तक बांग्लादेश का प्रश्न है, उसकी शिकायत जायज़ है कि मरने वालों में बहुत सारे नागरिक हैं, उनमें कुछ किशोर छात्र छात्राएं हैं, कुछ खेतों में काम करने वाले कृषक हैं। तो इनकी मृत्यु को लेकर उपजने वाला आक्रोश समझ में आने वाली बात है। किंतु बांग्लादेश भी इस बात को स्वीकार करता है कि इस लंबी सरहद पर, जिसमें कहीं भी इस तरह की बड़ी बाधा नहीं है आवागमन के लिए, इस तरह के संगठित अपराधी, इस तरह के तस्कर काम करते रहे हैं। दोनों सरकारें मिलकर, चाहे वो देह व्यापार हो, चाहे वो मादक द्रव्यों की तस्करी हो, उसे रोकने का प्रयत्न करते रहे हैं। मगर ये बात भी नकारी नहीं जा सकती कि दोनों ही पक्षों के जो वर्दीधारी सैनिक यहाँ तैनात हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो इस तस्करी और देह व्यापार के अपराधों के संगठित सरगनाओं के साथ कभी कभार लिप्त पाए गए हैं। उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। और यह भी सच है कि सीमा पर कभी कभार जब तनाव बढ़ता है तो क्षणिक तनाव में, उत्तेजना में ऐसी गोलीबारी होती है जिस पर शायद संयम रहना चाहिए था। दोनों ही पक्ष अपने अपने सीमा सुरक्षा बलों को अनुशासित करने की, संवेदनशील बनाने की निरंतर कोशिश करते हैं। जो इस समय चिंता का विषय है वह यह है कि जब से भारत और चीन की मुठभेड़ लद्दाख में गलवान घाटी में हुई है, तब से चीन का प्रयास यह रहा है कि भारत के विरुद्ध हर पड़ोसी देश में आक्रोश को, उत्तेजना को भड़का सके। इसका एक उदाहरण नेपाल है और इसकी संभावना बांग्लादेश में विकट है कि बांग्लादेश जितने प्रकार के तनावों से, आर्थिक दबावों से जूझ रहा है इस समय, कि वहाँ असंतोष तो जनता में व्यापक है ही, मगर वहाँ कुछ भारत के जो विरोधी बैरी तत्व हैं वो इस दुष्प्रचार में लगाए जा सकते हैं कि देखिए भारत हमारे प्रति कितना तानाशाही या अत्याचारी आचरण कर रहा है। शायद यही क्षण भारत की पश्चिमी बंगाल की सरकार के लिए समझने का है कि राज्य सरकार के जो हित हैं वो जल विवाद संबंधी हों या आव्रजन संबंधी हों, देश के राष्ट्र हितों से ऊपर नहीं समझे जा सकते हैं। और यथासंभव, यथाशीघ्र हमको बांग्लादेश के साथ जो उभरते तनाव नजर आ रहे हैं इनको कम करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि चीन या कोई और बाहरी शक्ति इसका दुरुपयोग न कर सके। भारतीय मूल के अनेक नागरिक खाड़ी देशों में और मध्य एशिया के मध्यपूर्व के देशों में काम करते हैं। इनकी कमाई जो भारत लौटती है उससे भरण पोषण उनके परिवारों का होता है। जिन राज्यों से वो जाते हैं उन राज्यों के विकास पर इसका प्रभाव पड़ता है। और इसी संदर्भ में अभी हाल जब कुवैत ने यह घोषणा की कि वह लगभग 8 लाख भारतीयों को वापस
भारत भेजने की तैयारी कर रहा है, तो यह भारतीय सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया। इसका एक कारण ये था कि कोविड संकट के कारण सारे राज्य बाहरी लोगों को अपने यहाँ से वापस लौटाने की कोशिश कर रहे थे। स्वयं भारत ने इस काम का बीड़ा उठाया था कि इस तरह फंसे हुए जो लोग भारतीय प्रवासी हैं उनको विमान मार्ग से या जहाजी मार्ग से वापस भारत लाया जाए। मगर असली समस्या की जो जड़ है वो तेल संकट है। तेल की कीमतें इस वर्ष जनवरी फरवरी में $15-16 प्रति बैरल तक गिर चुकी थी। आज भले ये कीमत $43-44 प्रति पीपा पहुंच चुकी है, मगर अभी भी तेल की कीमतों का संकट समाप्त नहीं हुआ है। ओपेक ने बड़ी मुश्किल से तेल के उत्पादन को घटाकर कुछ कीमतों को बढ़ाने की कोशिश की है, मगर जैसे ही कोरोना संकट और लॉकडाउन धीरे धीरे दुनिया के देशों में समाप्त होते हैं, फिर एक बार तेल की कीमतें असंतुलित होकर या तो तेज़ी से ऊपर बढ़ेंगी या लोग जो आदी हो चुके हैं लॉकडाउन के वो अपनी जीवन शैली को परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे और इसका कुछ न कुछ प्रभाव जो आर्थिक मंदी का है वो तेल की राजनीति पर पड़ेगा। जो गृह युद्ध इस इलाके में चल रहे हैं, वो चाहे यमन में हो, चाहे ईरान के प्रति निषेध हो, चाहे वो लीबिया का गृह युद्ध हो, इन सब के कारण जो तेल उत्पादक देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और इस कोविड की मार के पहले भी कुछ देशों ने, जिनमें सऊदी अरब भी शामिल है, ये फैसला कर लिया था कि यथावत प्रवासियों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है, क्रमशः उन पर कर लगाने पड़ेंगे, क्रमशः उनका जो वेतनमान है वो घटाना पड़ेगा और क्रमशः उनकी संख्या कम करनी पड़ेगी। अब दिलचस्प बात यह है कि कुवैत की आबादी कुल करीब 40-41 लाख है और उसमें से जो प्रवासी काम करने वाले हैं उनका हिस्सा लगभग 70% है। सिर्फ भारतीय मूल के प्रवासी जो कुवैत में काम करते हैं उनकी गिनती 8-9 लाख तक पहुंचती है। तो कुवैत सरकार ने पहले भी यह निर्णय किया था कि धीरे धीरे वह अपने यहाँ काम करने वाले प्रवासियों की संख्या कम करेगी, क्योंकि आबादी में उनका अनुपात 70% है, जबकि कुवैत के अपने मूल नागरिक जो है वो लगभग 30% हैं। तो बहुत शीघ्र इस अनुपात को बदलने की कोशिश वो कर रहे थे। कोरोना संकट के कारण, तेल की कीमतों के कारण उन्हें यह मौका मिल गया है। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि यह संख्या 8 लाख से कुछ कम की है, वो 8 लाख हो 6 लाख हो, मगर सोचने की बात यह है कि एक भारतवंशी की कमाई पर करीब 4-5 व्यक्तियों का परिवार है, तो 8-9 लाख तो छोड़िए, आप कल्पना कीजिए सऊदी अरब में जहां भारतवंशी काम करने वालों की संख्या 30 लाख तक पहुंचती है। और यदि पूरे खाड़ी देशों में ओमान, मुस्काट, सऊदी अरब, कुवैत, कतार सबको गिन लिया जाए तो ये संख्या इतनी बड़ी है। और ख़ासकर ये जो प्रवासी हैं ये 2-3 राज्यों से गए हैं, केरल से गए हैं, तमिलनाडु से गए हैं, आंध्र से गए हैं, तो एक घनिष्ठ नाता इनकी कमाई की जो भारत में राशि भेजी जाती है और जो आर्थिक विकास इन राज्यों में हुआ है उसके साथ सीधा सीधा जुड़ता है। अब यदि कोरोना संकट काल में ये वापस लौट कर आते हैं तो इससे जो दबाव पड़ेगा, जो सामाजिक तनाव बढ़ेंगे, जो भविष्य के बारे में अनिश्चय होगा, उसके बारे में भारत को सोचने की गंभीरता से ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा नहीं जान पड़ता कि तेल की कीमतें स्थिर होंगी निकट भविष्य में। ऐसा नहीं जान पड़ता है कि जो लोग चिंतित हैं फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, जीवाश्म ईंधनों के बारे में, कोयले और तेल के बारे में, पर्यावरण पर पड़ने वाले उसके कुप्रभाव के कारण, अब कभी तेल उस तरह कमाई का साधन बनेगा इन राज्यों का और न इनको वो विलासिता की फिजूल खर्ची का उपभोग का मौका देगा जिसमें प्रवासियों को बड़ी संख्या में यहाँ तैनात किया जा सकता था। मगर यह सोचना भी असंभव है कि ये सारे राज्य, सऊदी अरब हो, ओमान मुस्काट हो, कुवैत हो, कतार हो, अपने आप बिना प्रवासियों के कुछ कर सकते हैं। क्योंकि 3 बातें कही जाती हैं कि जो गंदा काम है, जो ख़तरनाक काम है, जो कम वेतन वाला काम है, जो अपमानजनक काम है, डिमीनिंग, डेंजरस जो काम है, वो सारे काम इन प्रवासियों को सौंपे जाते रहे हैं। ये करने को समृद्ध अरब, न केवल राजवंशी शाही बल्कि साधारण अरब भी तैयार नहीं होता। यही बात कमोबेश में देखने को मिलती है अन्य यूरोपीय देशों में, जहां एक नस्लवादी भेदभाव आज देखने को बड़े विकट रूप से सामने सतह पर आ चुका है, मगर वहां भी प्रवासियों को या नाजायज घुसपैठियों को भीतर आने से तब तक नहीं रोका जाता जब तक वो दासों की तरह काम करने को तैयार न हो और कम कीमत पर काम करने को तैयार न हो। तो ये संकट जो प्रवासियों का है, प्रवासी कर्मचारियों का है, बना रहेगा। भारतीयों के अलावा पाकिस्तानी हैं, श्रीलंका वासी हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, फिलीपीन वाले हैं, ये सारे लोगों के बिना सोचना कठिन है कि अरब दुनिया का कामकाज चल सकता है। हाल के दिनों में एक अप्रत्याशित घटना
तुर्की में हागिया सोफिया मस्जिद का एक संग्रहालय से फिर मस्जिद में रूपांतरण था। इसका निर्माण आज से करीब 1500 वर्ष पहले किया गया था और तब इसका निर्माण एक भव्य ईसाई गिरजाघर के रूप में किया गया था। ये कमोबेश स्थिति लगभग 1000 वर्ष तक चलती रही और जब 15वीं सदी के मध्य में मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किया तब इस गिरजाघर को एक मस्जिद में बदल दिया गया था। मगर दिलचस्प बात यह है कि जब इस्लाम के खलीफा अनेक प्रमुख व्यक्ति यहाँ पहुँचे तो उन्होंने इस गिरजाघर में ही वंदना की, नमाज अदा की और इसका पूरा आदर सत्कार उस तरह से किया जिस तरह से किसी उपासना स्थल का किया जाना चाहिए। इसको एक संग्रहालय में बदला गया था जब कमाल अतातुर्क ने तुर्की का आधुनिकीकरण शुरू किया था और बड़ी सख्ती से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य और समाज की स्थापना की कोशिश की थी। उनका वह प्रयोग उनके जीवन काल के साथ ही समाप्त हो गया और तब से तुर्की निरंतर इस रस्साकशी में फंसा हुआ है कि जो कट्टरपंथी धार्मिक इस्लामी तत्व हैं वो और जो वहाँ की सेना है जो तख्ता पलट के बाद या पर्दे के पीछे से शासकों को प्रभावित करती रही है वो किस प्रकार इस आधुनिकीकरण को, इस धर्मनिरपेक्षीकरण को खारिज कर सके। इसकी कई समस्याएं हैं। ये शीत युद्ध के दौरान में तुर्की नाटो का सदस्य था, अमेरिका का मित्र था, मगर इसी कारण अमेरिका ने तुर्की की बहुत सारी तुनक मिजाजी को, तानाशाही को अनदेखा किया कि जब तक वो उनका साथ सोवियत संघ के खिलाफ उस मोर्चे पर दे रहा था। अब तुर्की के साथ भारत के संबंध सांस्कृतिक तुर्को अफगान सल्तनत के काल से हैं और हम जिस तरह से फारसी संस्कृति के साथ जुड़े रहे हैं तुर्की के साथ भी हमारा रिश्ता है, मगर तुर्की के साथ आधुनिक काल में गुट निरपेक्ष भारत का विदेश नीति का कोई तालमेल नहीं था। तो एक तरह से हम तुर्की की उपेक्षा करते रहे हैं। तुर्की की जो भू राजनीतिक स्थिति है वो बड़ी रोचक है। वो 3 महाद्वीपों के संगम स्थल पर है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप के। और आज जब चीन वन बेल्ट वन रोड की बात कर रहा है और ऋषभ राजमार्ग के पुनर्निर्माण की, तो तुर्की का एक सामरिक संवेदनशील महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। जहाँ तक एर्डोगान का प्रश्न है, उन्हें शायद इस वक्त ये लग रहा है कि अमेरिका का राजनीतिक घटनाक्रम हलचल में फंसा है, पता नहीं ट्रंप पुनर्निर्वाचित होकर आएंगे या नहीं आएंगे, या वहाँ चुनाव स्थगित होंगे या नहीं होंगे। तो उनका प्रयास ये है कि वो अपने देश में, अपने पड़ोस में अपने प्रभाव क्षेत्र को निरंतर बढ़ा लें ताकि बाद में जो कुछ हो उनको चुनौती का सामना यहाँ न करना पड़े। स्वदेश में कुर्दों की बगावत उन्हें परेशान करती रही है। जो वामपंथी उदार राजनीतिक विपक्षी हैं उनका विरोध असंतोष मुखर होता रहा है, जिनका उन्होंने बर्बरता से दमन किया है। और इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि तुर्की ने हाल के दिनों में आक्रामक तेवर अपनाए हैं, चाहे वो लीबिया की सरकार की मदद देने के लिए वहाँ पहुँचते हों या चाहे मध्य पूर्व में अन्यत्र कहीं। अब उनके इस कदम का विरोध दुनिया में लगभग सब जगह हुआ है। पोप ने इस पर दुख खेद प्रकट किया है, इस पर खेद प्रकट अमेरिका ने किया है। इजराइल वालों का कहना है कि ये धार्मिक स्थल उनके लिए भी महत्व का है। और यहाँ तक पुतिन के रूस ने भी ये कहा है कि तुर्की को इतना बड़ा बदलाव करने के पहले शायद अन्य लोग जो आस्थावान हैं उनसे भी कोई संवाद इसके बारे में करना चाहिए था। तुर्की का तर्क है कि ये तो उसकी संप्रभुता का प्रश्न है, वो जो चाहे अपने देश में कर सकता है और उसने इस रास्ते को आसान बनाने के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय से अपने पक्ष में फैसला करवा लिया था। तुर्की ने यहाँ आश्वासन भी दिया है कि इस मस्जिद के द्वार सभी लोगों के लिए खुले रहेंगे, चाहे वो मुसलमान हो या न हो। मगर पुराने तुर्की के अनुभव को देखते हुए उसके इस भरोसे पर विश्वास करना कठिन है और ये ज़्यादा संकट उभरता है कि जो कट्टरपंथी इस्लामी तत्व हैं वो क्रमशः इस मस्जिद के फिर रूपांतरण को लेकर जलसा मनाएंगे और कहीं ना कहीं तुर्की में जो राजनीतिक दरारें हैं वो और गहरी होंगी और चिंताजनक हो सकती हैं। आमतौर पर हम यह मानकर चलते हैं कि पश्चिमी विकसित देश जो संपन्न हैं उनके जनतंत्र भ्रष्टाचार से मुक्त हैं और वहाँ की जो परंपराएं हैं वो कानून के राज वाली हैं, जवाबदेही वाली हैं। वहाँ नीतियों का निर्धारण पारदर्शी तरीके से होता है। इसी संदर्भ में पिछले सप्ताह कनाडा में जो कुछ सामने आया उसने लोगों को चिंता उनके मन में उत्पन्न की है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर यह आरोप लगाया गया है कि उनकी सरकार ने एक गैर सरकारी संगठन वी को कई लाख डॉलर अनुदान के रूप में दिए और इस संस्था ने जस्टिन ट्रूडो की मां को, उनके भाई को और उनकी पत्नी को
फिर लाखों डॉलर उनकी सेवाओं के लिए दिए। और ये सेवाएं क्या थी? ये एक परोपकारी संस्था है, ये जन कल्याणकारी काम करती है, और इसके जलसों में भाग लेने के लिए जो मानदेय दिया गया वो लाखों डॉलर में दिया गया। तो जिसे अंग्रेजी मुहावरे में कहते हैं ज़ाहिरन यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, ये हितों का टकराव था, और कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। तो जस्टिन ट्रूडो के जो कंजर्वेटिव दल के विपक्षी हैं उन्होंने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक सज्जन ने तो यहाँ तक कहा है कि उनको तब तक प्रधानमंत्री पद से हट जाना चाहिए जब तक निष्पक्ष जांच चल रही है। और ट्रूडो का कहना है कि कहीं भी गलत उन्होंने कुछ नहीं किया है, उनके परिवार वालों को पूरा अधिकार है कि वो अपनी इच्छानुसार राजनीतिक सामाजिक क्रियाकलाप में भाग लें। मगर मेरे ख्याल में ये आरोप इतनी आसानी से धुलने वाला नहीं है। इसके पहले भी ट्रूडो पर यह आरोप लगे हैं कि वो एक पाखंडी युवा नेता हैं जो अपने आदर्शवाद का तो चर्चा बड़े ज़ोर शोर से करते हैं, मगर चाहे वो स्थानीय आदिवासी इंडियंस की भूमि के बीच से तेल की पाइपलाइन ले जाने का फैसला हो, या उस फैसले पर पलटी खाना हो जो उन्होंने कहा है कि कनाडा किसी भी ऐसे देश को हथियार नहीं बेचेगा जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। फिर बड़े पैमाने पर वो हथियारों की बिक्री के लिए तैयार हो जाते हैं सऊदी अरब से, और इस तर्क को आगे बढ़ाते हैं कि चूंकि ये करार पहली सरकार ने किया था, सरकार के करार को तोड़ा नहीं जा सकता, जबकि विपक्षी नेता के रूप में उन्होंने डटकर विरोध किया था इसका। मुझे लगता है कि ये जो समस्या है व्यक्तिगत भ्रष्टाचार की या पारिवारिक भ्रष्टाचार की, इस तरह के आरोप ट्रूडो पर पहले भी लगते रहे हैं, और उन्होंने अपने बचाव में कभी ये कहा है कि वो मासूम थे, उनको पता नहीं था कि उनके साथ कौन खड़ा था या कौन व्यक्ति चुनाव अभियान में उनके साथ था। वो कभी सिख आतंकवादी कोई खेमे का सदस्य हो सकता है, मगर कभी वो कहते हैं कि आतंकवादी हमला भी यदि कनाडा पे हुआ है तो हम अपनी मानवीय नीतियों पर बदलाव नहीं करेंगे। तो एक कमज़ोर नेता के रूप में जो चादर ओढ़े रहता है मानवाधिकारों की रक्षा की, और उसके बहाने अपनी कमज़ोरी को छुपाता है या अपने पाखंड को छुपाता है दूसरी सरकारों के करारों को अक्षत रखने के कारण। और अब जब उन पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तब मुझे लगता है कि चिंता सबकी बढ़ना स्वाभाविक है। इसी तरह की कोई घटना हमें देखने को मिल रही है ब्रिटेन में। वहाँ जो डोनाल्ड कमिंग्स सलाहकार हैं प्रधानमंत्री के, उन पर भी आरोप लगा है कि उनकी एक संस्था थी जिसने कई लाख डॉलर का ठेका दिया था, सरकारी ठेका दिया था एक फैकल्टी नाम की कंपनी को जो बिग डेटा का विश्लेषण करती है। और कहा जाता है कि डोनाल्ड कमिंग्स जो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है और नाक का बाल बन चुके हैं विलायत के प्रधानमंत्री का, सिर्फ इस कारण कि उन्होंने ब्रेक्सिट वाला जो जनमत संग्रह था उसमें इस एनालिटिक्स का फ़ायदा उठाकर मतदाताओं को प्रेरित किया था ब्रेक्सिट यूरोपीय समुदाय को छोड़ने के लिए। अब ये एक दूसरी बहस है कि इस तरह से के साधनों का, नए माध्यमों का प्रयोग करना, निशाना बनाकर कुछ मतदाताओं को, उनके जनमत को बदलने का प्रयास करना किस हद तक जनतांत्रिक है और किस हद तक जब लोगों को पता न हो कि उनके साथ क्या किया जा रहा है नए माध्यम में, वो वाजिब है। मगर यहाँ चर्चा एनालिटिक्स का, कैम्ब्रिज एनालिटिका का या फैकल्टी का नहीं है, यहाँ भी सीधे सीधे स्वार्थों के टकराव का प्रश्न है। डोनाल्ड कमिंग्स की एक अपनी कंपनी थी जिसको बंद करने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है, मगर उन्होंने अपनी कंपनी से भी बड़े कई लाख पाउंड स्टर्लिंग दिए थे फैकल्टी को, और सरकार का भी ठेका इस कंपनी को दिया गया है। अब जो लोग उनके बचाव पक्ष के हैं उनका कहना है, चाहे वो बॉन्स्टन हो, चाहे वो बोरिस जॉनसन हो, चाहे वो कमिंग्स हो, इन लोगों ने वही किया है जो राष्ट्रहित में था। और काम को देखा जाए, पैसा कहाँ से आया, किसने किसको दिया, इस पर सवाल उठाने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। मगर डोनाल्ड कमिंग्स का आचरण भी लगभग इस तरह का रहा है कि वो एक निरंकुश व्यक्ति हैं, वो निर्वाचित व्यक्ति नहीं है, वो सरकारी नौकर नहीं है, मगर उनका हस्तक्षेप लगभग हर क्षेत्र में बढ़ता चला जा रहा है। वो ब्रिटेन की सुरक्षा सेवाएँ हों, खुफिया एजेंसियाँ हों, और वो निर्वाचित संसद सदस्यों के प्रति एक हिकारत का भाव उनके मन में रहता है। और जब कोविड के प्रतिबंध लगे थे तो उनका उल्लंघन भी उन्होंने किया था। एक बार तो यहाँ तक संकट उत्पन्न हो रहा था कि उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, उनको शायद हटाना पड़े प्रधानमंत्री को, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और वो आज भी सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के, बोरिस जॉनसन के बने हुए हैं। तो ये घटना सिर्फ ट्रूडो तक सीमित नहीं है, चाहे वो ट्रूडो हो चाहे वो कमिंग्स हो। हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम क्यों इतने अभिभूत होते हैं इन पश्चिमी जनतंत्रों से, उनके इन दावों से कि वो बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त हैं, उनके यहाँ पारदर्शी नीतियाँ होती हैं और उनके यहाँ जो कुछ होता है उसका अनुकरण हमें करना चाहिए। सिंगापुर
दक्षिण पूर्व एशिया का एक नगर राज्य है, छोटा सा नगर राज्य है जिसका भौगोलिक विस्तार 225-26 वर्ग किलोमीटर तक है। आबादी 30-40 लाख के बीच की है और वहाँ पीने के पानी का आयात भी जोहर मलेशिया से होता आया है। ये मजाक लोग करते आए हैं कि यदि कोई वायुसेना का विमान सिंगापुर में उड़ता है तो हवाई पट्टी से उड़ते ही वो या तो मलेशिया के आकाश में पहुँच जाता है या इंडोनेशिया के आकाश में पहुँच जाता है। मगर विकास का कोई भी पैमाना लें, सिंगापुर उस पर बहुत खरा उतरता है। वहाँ की राष्ट्रीय उत्पाद का सूचकांक बहुत ऊपर है, वहाँ की जो वार्षिक पर व्यक्ति आय है वो बहुत ऊपर है, वहाँ जो जीवन यापन का स्तर है वो बहुत अच्छा है। और दुनिया के कई देशों से, सिर्फ भारत से ही नहीं, यूरोप के कई देशों से लोग सिंगापुर में रहना पसंद करते हैं। वहाँ कानून का राज है, शांति और सुव्यवस्था है, चिकित्सा और शिक्षा के बड़े उत्कृष्ट साधन हैं। वहाँ के विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में माने जाते हैं। और सिंगापुर वाले अपनी इस सफलता के कारण थोड़ा अहंकार से ग्रस्त हैं, थोड़ा आत्ममुग्ध हैं। वो दुनिया भर के अन्य देशों को सलाह देते हैं कि वो अपनी समस्याओं से निजात कैसे पाएं। यह काम ली कुआन यू करते थे, उन्होंने भारतीय सरकारों को ये सलाह दी थी। वो ये भूल जाते हैं कि उनके नेतृत्व में सिंगापुर का जो कायाकल्प एक छोटे गरीब मछुओं के गाँव या गाँव नुमा शहर से एक अद्भुत 21वीं सदी के शहर में हुआ है, वो इस कारण हुआ है कि उनके सामने जो चुनौतियाँ थीं उनका पैमाना नगर पालिका की चुनौतियों का जैसा था और उनको संरक्षण प्राप्त था पश्चिमी देशों का। तो एक तरह से अपनी सुरक्षा के बोझ से मुक्त होने के बाद भी उनका जो उपयोग कर रहे थे वो पश्चिमी देश और बहुराष्ट्रीय कंपनियां कर रही थीं। उनके अपने संसाधन, न तो प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं कि वो इस छोटी सी आबादी का भी भरण पोषण कर सकें और न संसाधन ऐसे हैं कि जिनका वो निर्यात कर सकें। तो उनकी सारी जो समृद्धि है वो सेवाओं की अर्थव्यवस्था पर टिकी है। और ये जो सर्विसेज की इकोनॉमी है उसमें उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएँ, उत्कृष्ट शिक्षा सेवाएँ, उत्कृष्ट वित्तीय सेवाएँ, बैंकिंग सेवाएँ, इंश्योरेंस महत्वपूर्ण है। हाँ, उनकी स्थिति ऐसी है कि वहाँ बंदरगाह बहुत अच्छे हैं। और मगर बंदरगाहों के बारे में फिर एक बात ध्यान में रखने की है कि इन बंदरगाहों के सामरिक महत्व के बारे में जो महिमा मंडन और मिथकी वर्णन होता है उसके बारे में पुनर्विचार की जरूरत है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये समझा जाता था कि सिंगापुर का दुर्ग अभेद्य है और जापानियों ने बड़ी आसानी से उस पर कब्जा कर लिया, फिर वहां से मलया पर, जो आज का मलेशिया है, कब्जा कर लिया। इसी संदर्भ में सिंगापुर के चुनाव महत्वपूर्ण बन जाते हैं। सिंगापुर में पिछली 65 वर्षों से सिर्फ एक पार्टी शासन कर रही है, पीपल्स एक्शन पार्टी, जो PAP कहलाती है, जिसके नेता ली कुआन यू थे। आज इसका नेतृत्व उनके पुत्र ब्रिगेडियर ली कर रहे हैं। और लगभग जब भी मतदान वहाँ होता है तो ये पार्टी प्रतिभा पर जोर देती है। ये पार्टी भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त है और काफ़ी अनुशासित दल है और अपने काम के आधार पर वोट मांगती है। और वोट लगभग 90% किसी भी मतदान में से मिलते रहे हैं और लगभग 90% सीटें ही संसद में इसके पास रही हैं। इनके विरोधी 1-2 सीटें संसद में जीतते हैं और उनको भी खारिज करने की कोई कोशिश PAP नहीं छोड़ती है। PAP पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह थोड़ी तानाशाह पार्टी है, वो पुलिस राज करती है, वो असहमति बर्दाश्त नहीं करती। मगर जहाँ तक घोषित कार्यक्रम है, जहाँ तक जनमत समर्थन है, वो उसे हमेशा प्राप्त होता रहा है। और बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त, प्रतिभा को प्रोत्साहन देने वाली पार्टी वह है और नस्लवाद से दूर दराज का उसका संबंध नहीं, भले वहाँ की आबादी बड़े पैमाने पर चीनी मूल की है। मगर इस बार कुछ ऐसा हुआ कि ब्रिगेडियर ली ने चुनावों को कुछ पहले करवाया। उनका मानना था कि कोविड के कारण जो संकट पैदा हुआ है, कोविड के प्रसार की जो खबरें मिली हैं, शायद संकट की घड़ी में ही जनमत समर्थन, जनमत संग्रह करना चाहिए ताकि पता चले आगामी वर्षों में हमें अपनी नीतियों का परिवर्तन करना है या नहीं करना है। चुनाव के नतीजे उनके लिए थोड़ा निराशाजनक रहे हैं। पहली बार 8-10% मतदान, जनमत उनके विपक्ष में गया है और जो विपक्षी पार्टी वर्कर्स पार्टी है उसने अपनी सीटों में लगभग 100% का इजाफा किया है, 3 से बढ़कर 6 पे आ गई है। निश्चय ही यह PAP के लिए चिंता का विषय है। और जो युवा जनता, युवा मतदाता सिंगापुर का है, वो शायद अभिव्यक्ति की आज़ादी भी चाहता है, अपनी जीवन शैली को इतना अनुशासित भी नहीं रखना चाहता है और कहीं ना कहीं शायद थोड़ी छूट चाहता है। वो LGBT समुदाय के अधिकारों का मामला हो या कुछ सरकार की वर्जनाएं हैं, वो क्या देखें, क्या करें, क्या सुने इस पर। मगर मुझे लगता नहीं कि ये अंकुश कुछ हटने वाला है। मगर संभावना तो इस बात की ज़्यादा लगती है कि अपने मतदान में गिरावट को देखते हुए एक और सख्ती वाली नीति का पालन PAP पार्टी करेगी। ये आने वाले दिनों में देखने लायक होगा कि उनका आचरण क्या होता है। वो कुछ लचीला रुख अपनाते हैं या अधिक सख्त रुख अपनाते हैं। हमारा कोई इरादा
सिंगापुर की सफलता पर सवालिया निशान उठाने का नहीं है, मगर वो एक ऐसा अपवाद है जिसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्वानों का मानना है कि उसकी स्थिति कुछ कुछ इजराइल की सी है, जो चारों तरफ अरब शत्रुओं से घिरा है। उसी तरह चीनी नगर राज्य सिंगापुर चारों तरफ मलय देशों से घिरा है, मलेशिया से, इंडोनेशिया से। और यहाँ जो क्रमशः हाल के वर्षों में कट्टरपंथी इस्लाम का प्रभाव बढ़ा है, जो कानून के राज का थोड़ा क्षय हुआ है, जो ब्रिटिश कानूनी राज का नमूना सिंगापुर में आज भी अक्षत है, उसका काफ़ी क्षय मलेशिया में हो चुका है। इंडोनेशिया में तो उसका कोई साम्य था ही नहीं। और ये जो आज हांगकांग के स्थिति में परिवर्तन हुआ है, उसके बाद ये जो बहस हुई है कि क्या सिंगापुर हांगकांग का स्थान ले सकता है आने वाले दिनों में, एक वित्तीय राजधानी के रूप में, एक लोकप्रिय बंदरगाह के रूप में, एक हवाई अड्डे के रूप में। हमारा ऐसा मानना है कि ये बहस भी बड़ी पुरानी है कि 60 और 70 के दशक में भी बात चलती थी कि जब ब्रिटेन पूर्व से वापसी करेगा तो क्या सिंगापुर हांगकांग बन सकता है। उन दिनों हांगकांग ज़्यादा सक्रिय सफल माना जाता था, इस बीच सिंगापुर ज़्यादा आगे पहुंच गया है। मगर फिर हम इस बात को दोहराना और रेखांकित करना चाहेंगे कि सिंगापुर की सफलता, उसकी अभूतपूर्व आर्थिक संपत्ति, समृद्धि निर्भर करती है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर, क्योंकि उसके पास अपने प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वो एक बड़ी सैनिक शक्ति न है न बन सकता है, और क्या सिर्फ सेवाओं के आधार पर वो अक्षत रख सकता है अपने जीवन यापन स्तर को और अपनी शांति और सुरक्षा को। क्या मलेशिया यदि अस्थिर होता है, और जिसके संकेत कभी कभी बीच बीच में मिलते हैं कि 90 वर्ष से अधिक आयु वाले महातिर आज भी पर्दे के पीछे से डोरियां खींच रहे हैं, कठपुतले नचा रहे हैं, और आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शायद सरकार बदल जाएगी और उनका दल वापस सत्तारूढ़ हो जाएगा। मगर मलेशिया में कभी व्यापक भ्रष्टाचार के कारण, कभी सुल्तानों के सामंती हस्तक्षेप के कारण, कभी इस्लाम के कट्टरपंथी प्रसार के कारण स्थिति पिछले दिनों में ऐसी नहीं रही है कि कल्पना की जा सके। और वहाँ भी एक सांप्रदायिक तनाव तो न कहिए उसे, मगर एक रस्साकशी चलती रहती है कि मलेशिया की आबादी में जो मलय भूमिपुत्र हैं उनको विशेषाधिकार प्राप्त हैं, चीनी जो वहाँ लगभग 30% हैं असंतुष्ट हैं, भारतीय मूल के लोग भी अपने को द्वितीय दर्जे का नागरिक समझते हैं। तो ये जो एक पास के पड़ोस का असंतुलन है वो प्रभावित कहीं ना कहीं सिंगापुर को करता ही है। मगर हमारे लिए जो बात महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है वो ये है कि क्या हम अपने राष्ट्र हित की रक्षा और संवर्धन के लिए सिंगापुर का प्रयोग कर सकते हैं। क्या सिंगापुर के साथ हमारा सहकार कोई अधिक बुनियादी हो सकता है। ये ज़रूर है कि भारतीय पत्रकार वहाँ चले जाते हैं, भारतीय प्रोफेसर वहाँ चले जाते हैं और सिंगापुर में रहकर विश्लेषण करते हैं वहाँ के चश्मे से, वहाँ की नज़र से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का। मगर क्या जब आज हम आसियान की बात करते हैं और आज हम बात करते हैं चीन के दक्षिणी सागर में और हिंद महासागर में आक्रामक विस्तारवाद की, तो क्या कहीं उसमें कोई भूमिका सिंगापुर की हो सकती है। हम कहाँ सिंगापुर के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं और कैसे हम उनको संतुलित रखना चाहते हैं इंडोनेशिया के साथ, वियतनाम के साथ या अन्य देशों के साथ, ये सोचने लायक बात है। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का दौर जारी है और भले ही पिछले सप्ताह भारत और नेपाल के संबंधों में तनाव नहीं बढ़े, सीमा विवाद ने कोई तूल नहीं पकड़ा, मगर नेपाल की आंतरिक राजनीति में अस्थिरता जो है वह प्रधानमंत्री ओली के कारण है, जो ये हठ पाले हुए हैं कि वह अपने पद का त्याग नहीं करेंगे, न प्रधानमंत्री पद का और न ही पार्टी के अध्यक्ष पद का। इसको लेकर जो रस्साकशी चल रही है प्रचंड के साथ, वो समाप्त होने की कोई संकेत नहीं दे रही है। कई बार उस मीटिंग को टाला गया, पहले 1 दिन के लिए, फिर 2 दिन के लिए, फिर हफ्ते भर के लिए, और आज तक वो मीटिंग जो ये तय करती कि ओली प्रधानमंत्री बने रहें या न बने रहें, अध्यक्ष बने रहें या न बने रहें, संपन्न नहीं हो पाई है। उसका आयोजन नहीं हो सका है और उसमें 45 सदस्यों की इस समिति में 30 से अधिक लोग ओली के विपक्ष में हैं। इसके अलावा ओली ने अपने समर्थन में चीनी राजदूत का जो प्रयोग किया है उसको लेकर नेपाल की जनता में अब असंतोष मुखर होने लगा है। ये नेपाल का आंतरिक मामला है कि चीनी राजदूत को कितनी स्वाधीनता, स्वतंत्रता वो देते हैं वहाँ आवाजाही की, अपने राजनीतिक घटनाक्रम में हिस्सेदारी की, मगर ये स्वाभाविक आचरण नहीं है जो राजनीतिक शिष्टाचार में मान्य है। तो कुछ लोगों को लगता है यदि सब काम करना होना भी था तो ये काम पर्दे के पीछे होना चाहिए था। चीनी राजदूत का हस्तक्षेप इतना स्पष्ट
स्पष्ट नहीं होना चाहिए। भले ही नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी उनकी बनाई, उनकी समर्थित पार्टी हो और भारत के विरुद्ध नेपाल को सीमा विवाद है उसमें समर्थन चीन दे रहा हो। जो बात चिंताजनक है वो ये है कि जब तक ये अस्थिरता चलती है और जब तक ओली का रवैया कुछ ऐसा रहता है, कभी वो भारतीय समाचार चैनलों को प्रतिबंधित कर देते हैं, कभी वो भारतीय नागरिकों के अधिकारों को प्रतिबंधित करने की कोशिश करते हैं जिनके विवाह नेपाल के नागरिकों से हुए हैं, कभी वो सीमा विवाद का विस्तार करते हैं कालापानी, लिपुलेख, लिपियाधुरा से हटकर मधेश तक। वहाँ एक संकट और हुआ है कि मधेश की एक पार्टी ने जिसने समर्थन किया था ओली साहब का सीमा विवाद को के अवसर पर, वहाँ के चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त कर ली है और बाकी सभी मामलों पर उनका गंभीर मतभेद ओली के साथ है। तो मधेश के साथ भारत को छोड़ दीजिए, रोटी बेटी के संबंध की औपचारिकता को छोड़ दीजिए, रस्म अदायगी को छोड़ दीजिए, ओली के लिए यह संकट आने वाले दिनों में बहुत विकट होने वाला है और ऐसा नहीं जान पड़ता कि वो इसका समाधान आसानी से कर सकते हैं। भारत के लिए फिर यही राय है, यही सलाह है कि वो बिल्कुल नेपाल के आंतरिक घटनाक्रम में हस्तक्षेप के किसी भी प्रयास से बचे, दूर रहे, चाहे वो राजनयिक हो, चाहे वो कोई आर्थिक दबाव डालने का प्रयास हो। हम धैर्य से प्रतीक्षा करें और नेपालियों को अपने आंतरिक जो सवाल हैं, आंतरिक संघर्ष हैं, उसका समाधान खुद तलाश करने दें। पिछले सप्ताह पूर्वी यूरोप में पोलैंड में राष्ट्रपति पद के चुनाव संपन्न हुए। ये कांटे की लड़ाई काफ़ी समय से चल रही थी। जो पहली बार मतदान हुआ उसमें भले ही बहुमत जो तख्त नशीन राष्ट्रपति हैं डूडा उनको मिला, जो दक्षिणपंथी हैं, कंजर्वेटिव हैं और जो वहाँ की जस्टिस एंड पीस पार्टी के समर्थन को प्राप्त किए हुए हैं और उनके बारे में माना जाता है कि वह धर्मभीरु हैं, समलैंगिकों के विरुद्ध हैं, बहुत जनतांत्रिक नहीं हैं। हाँ, मगर इस बात को स्वीकार उनके विरोधी भी करते हैं कि उनके कार्यकाल में 5 साल के पिछले उन्होंने आर्थिक समस्याओं पर काफ़ी काबू पाया है और पोलैंड के राष्ट्रीय हितों की रक्षा की है। अपने चुनाव अभियान के दौरान उनकी मुलाकात राष्ट्रपति ट्रंप से भी हुई थी और उन्होंने अपने मतदाताओं को यह आश्वस्त किया था कि अमेरिका का समर्थन भी उनको प्राप्त है। मगर जो उनके विपक्षी थे, जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, जो उनको चुनौती दे रहे थे, वो लगभग उन्हीं की उम्र के 48 वर्ष के वॉर्सो के मेयर थे ज्वारोस्कोस्की, जिनका नाम का उच्चारण काफ़ी कठिन है गैर पोल आदमी के लिए, मगर वो अपेक्षाकृत उदार हैं, वामपंथी रुझान वाले हैं और इन दोनों के बारे में माना यह जा रहा था कि इनमें से कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है। भले ही डूडा को अधिकांश मत पहले मतदान में मिले, मगर जो वहाँ के संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार स्पष्ट बहुमत उनको नहीं प्राप्त हो सका और दोबारा मतदान उन्हीं मतों का कराया गया जो तीसरे प्रतिपक्षी को मिले हुए थे और उनके बंटवारे के बारे में सभी आकलन लगाने वालों का मानना था कि कोई भी जीत सकता है। 1% मतदान इधर उधर होने की संभावना थी और आखिर में वही होता है जिसे अंग्रेजी मुहावरे में उस तरह की धार पर चलना कहते हैं। 1%, 1.25% मतदान से डूडा पुनर्निर्वाचित हो गए। अब इससे जो 2 बातें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। जो ज्वारोस्कोस्की के समर्थक थे वो शहरी थे, वो उदार थे, वो युवा थे और वो उन तमाम मानवीय अधिकारों के, जनतांत्रिक मूल्यों के समर्थक थे जिनका विरोधी डूडा को माना जाता है। मगर जो बात स्पष्ट है कि पोलैंड में भले ही डूडा का समर्थन ग्रामीण इलाके में होता हो, खदान के श्रमिकों में होता हो, जो धर्मभीर रोमन कैथलिक हैं उन पर होता हो, इन सबको भी अगर आप देखें तो पोलैंड आज बिल्कुल बराबर बटा हुआ है, 2 फाड़ है उसकी पूरी आबादी। तो शायद सबसे बड़ी ज़रूरत आज के पोलैंड को ये है कि डूडा भी अपनी नीतियों में कुछ संयम का आचरण करें और यदि जीते होते ज्वारोस्की तो शायद उन्हें भी कहीं ना कहीं समझौता करने की ज़रूरत पड़ती डूडा के समर्थकों से। ये स्थिति इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है शेष संसार के लिए कि क्या रवैया अब यूरोपीय समुदाय का पोलैंड के प्रति होगा और क्या असर पोलैंड के चुनावों का उन पूर्वी यूरोप के अन्य देशों पर पड़ेगा जिनमें हंगरी प्रमुख है, जहां भी तानाशाही मिजाज वाले नेता लंबे समय से शासन कर रहे हैं और अब अगर अगले 5 सालों तक डूडा ही पोलैंड में शासन करेंगे तो क्या कोई गठजोड़ इन दक्षिणपंथी प्रतिगामी ताकतों में पूर्वी यूरोप में हो सकता है और क्या जो आशा यूरोपीय समुदाय को थी कि क्रमशः इनका कायाकल्प होगा पश्चिमी यूरोप के सांचे में, वो आशा अब बिल्कुल हमेशा के लिए धूमिल हो गई है। इसका क्या प्रभाव रूस के प्रभाव पर पड़ेगा यूरोप में और अन्यत्र, ये भी सोचने लायक बात होगी। कई ऐसे सदस्य हैं
पूर्वी यूरोप के अभी भी यूरोपीय समुदाय में जिनका आचरण संतोषप्रद नहीं है। कहीं भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कहीं मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप हैं, और चूंकि उनको सदस्य बना दिया गया है तो उनको निकालने की प्रक्रिया बहुत आसान है नहीं, कम से कम संकट की इस घड़ी में जब यूरोपीय समुदाय जूझ रहा है ब्रेक्सिट के संकट से। तो पोलैंड के चुनाव एक छोटे देश के चुनाव थे, शुरू से सबको पता है कि कांटे की लड़ाई चल रही थी, मगर जो नतीजे आए वो भी अप्रत्याशित हों ऐसा नहीं कहा जा सकता है। मतलब सब कुछ एक पासे के फेंकने की तरह था कि कोई भी जीत सकता था, मगर जो भी जीतता उससे आम सहमति जनमत के बारे में नहीं कही जा सकती है कि पोलैंड किस दिशा में जाने के लिए तैयार है। पिछले सप्ताह एक चौंकाने वाली खबर दक्षिणी कोरिया से आई। वहाँ मेयर पार्क ने आत्महत्या कर ली। मेयर पार्क वहाँ के एक पूर्व राष्ट्रपति पार्क चुंग-ही के बेटे हैं, जिनके पिता की हत्या उनके कार्यकाल में की गई थी। मगर उनके बारे में ये कयास लगाया जाता था कि आने वाले दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति चुनावों में वो उम्मीदवार हो सकते हैं, प्रत्याशी इस पद के हो सकते हैं। उनकी छवि इस घटना के पहले सार्वजनिक जीवन में बहुत साफ सुथरी थी, उन्हें कार्यकुशल व्यक्ति माना जाता था। उन पर आरोप उनके एक कार्यालय में काम करने वाली महिला ने लगाया कि वो उनका यौन शोषण करते थे, अपने पद का, अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते थे, और अपनी छवि के धूमिल होने से वो इतना अपमानित, तिरस्कृत और आहत हुए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। जब उनकी लाश पाई गई तो सारा दक्षिणी कोरियाई राष्ट्र थोड़ा स्तब्ध रह गया, मगर फिर भी लोगों का जनमत दो में बंटा था। कुछ का मानना था कि राष्ट्रपति मून को उनके परिवार के साथ संवेदना प्रकट करने में थोड़ा संयम बरतना चाहिए था। उनकी अंत्येष्टि में बहुत कम लोग उपस्थित थे। जब उनकी माँ की अंत्येष्टि हुई थी तब भी लोगों ने कहा था कि जो राष्ट्रपति मून है उनको शायद हर सार्वजनिक सभा स्थल पर जाते समय ये ख्याल रखना चाहिए कि उनका हर काम सार्वजनिक होता है और व्यक्तिगत मैत्री या पार्टी की संवेदना, सहानुभूति हर जगह सर्वोपरि नहीं समझी जा सकती है। अपने आप में ये कोरिया की घटना शायद इतना विचलित करने वाली नहीं होती यदि संयोगवश इसका एक तार नहीं जुड़ता इंग्लैंड से मिलने वाली एक खबर में। वहाँ गिज़ेलीन मैक्सवेल नाम की एक बड़ी जो सोशलाइट थी, जो बड़ी सामाजिक उत्सवों में भाग लेने वाली लखपति महिला थी, जो जेफरी एप्स्टीन की मित्र समझी जाती थी, उनको उनके घर से गिरफ्तार किया गया और पुलिस वालों को उनका दरवाज़ा तोड़कर उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा और पकड़कर अपने साथ अमेरिका ले जाना पड़ा। वो अमेरिकी नागरिक हैं और लोगों को ये लग रहा था कि वो यहाँ इंग्लैंड में क्यों छुपी हुई थी, क्यों अज्ञातवास कर रही थी। तो कहानी बड़ी दिलचस्प और थोड़ी जटिल है कि जेफरी एप्स्टीन नाम के एक अरबपति थे जिनके ऊपर आरोप ये था, और वो आरोप सही पाया गया, उनको जेल भेजा गया कि वो किशोर लड़कियों का यौन शोषण करते थे, और इस तरह के पेडोफिलिया नामक अपराध के व्यभिचार में, जो बड़ा गंभीर अपराध है, उन्हें जेल भेज दिया गया था। जेल में ये कहा जाता है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, मगर कई लोगों का मानना है कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की, उनकी शायद हत्या करवाई गई जेल के भीतर ताकि उनका मुंह न खले और उनके साथ जो और बहुत बड़ी उनकी मित्र मंडली थी उसका भांडा न फूट जाए। अब इस मित्र मंडली का अगर उल्लेख करें तो वो बहुत विचित्र है। इसमें आपको सिने तारिकाएँ भी मिलती हैं, आपको जस्टिन बीबर जैसे किशोर और अब तरुण गायक भी मिलते हैं, आपको पूर्व राष्ट्रपति क्लिंटन भी मिलते हैं, आपको कहीं न कहीं फ़ोटो में ट्रंप भी दिखते हैं, कहीं न कहीं आपको जॉन कैनेडी के पुत्र भी दिखते हैं जिनका देहांत हो चुका है, और कहीं न कहीं इन्हीं इस मित्र मंडली में आपको ब्रिटेन के राजकुमार एंड्रूज भी नज़र आते हैं। अब आरोप जो गिज़ेलीन मैक्सवेल पे है वो उनके पिता स्वयं मीडिया मुगल कहलाते थे। वो एक ज़माने में अरबपति थे, फिर उन्होंने अपने खाते में अमानत में ख़यानत की, जो भविष्य निधि उनके कर्मचारियों की थी उसमें जालफले में वो पकड़े गए, दंडित हुए, और फिर उनके पुत्रों को भी तिरस्कृत दंडित होने के बाद अभियुक्त के कटघरे में खड़ा होना पड़ा और दोबारा उन्होंने अपने साम्राज्य को खड़ा किया। भले ही उनका बचपन और जवानी विलासिता में बीती हो, मगर गिज़ेलीन मैक्सवेल के दिमाग में एक भयंकर आकर्षण था मशहूर हस्तियों के साथ जीवन यापन करने का, फोटो खिंचवाने का, और इस चक्कर में वो जेफरी एप्स्टीन के करीब आई। उनका कहना है वो सिर्फ मेरे मित्र थे, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं थे, मगर आरोप ये है कि वो न केवल उनकी सहयोगी थी, उनके लिए उन छोट कम उम्र की लड़कियों को जुटाती थी, उनको भरगलाती थी, फुसलाती थी, भटकाती थी, और एक बार उनका दुरुपयोग होने के बाद उन्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल कर अलग छोड़ देती थी। अब जब ट्रंप से इस तरह की बात की गई तो ट्रंप ने अपनी चिरपति शैली में एक ठहाका लगाते हुए कहा कि हाँ, मेरे मित्र एप्स्टीन को कम उम्र की लड़कियां कुछ ज़्यादा पसंद थीं। मगर ये इस तरह की न तो भाषा कोई सह सकता है, और पीडोफिलिया जो यौन शोषण किशोरों और बच्चों का होता है वो एक गंभीर अपराध संसार भर में माना जाता है। तो
पता नहीं इसका क्या परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। कोविड की चपेट के कारण, घटती लोकप्रियता के कारण ट्रंप की, लोगों का ध्यान अटका हुआ है कोरोना वैश्विक महामारी पर या अमेरिका की राजनीति पर, मगर एक न एक दिन ये घोटाले का विस्फोट होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो लोग जुड़े हैं वो इतने संवेदनशील व्यक्ति हैं कि जितना इस घोटाले पे लिपापोती की कोशिश की जाएगी उतना ही विकट रूप लेगा। जो बुनियादी सवाल चिंता का विषय है वो ये है कि क्या शासक वर्ग हर देश में, वो पश्चिमी जनतंत्र हो या एक पार्टी के राज वाला दक्षिणी कोरिया हो लगभग, कि अपने को ये मानकर चलता है कि उसकी जीवन यापन शैली जो भी है, कितनी भी विलासितापूर्ण, कितनी भी गैर कानूनी क्यों न हो, कानून की पहुंच के बाहर है। अफ्रीका से आने वाले समाचार अक्सर अप्रिय और परेशान करने वाले होते हैं, और पिछले सप्ताह भी कुछ ऐसी ही सूचनाएं हमें मिली, जिनमें एक समाचार बुर्किना फासो से था, जहां सरकार ने यह फैसला किया है कि वह जिहादी कट्टरपंथी मिलिशियाओं से लड़ने के लिए, जिन पर काबू पाने में उसकी सेनाएं असमर्थ रही हैं, वो नागरिकों को हथियार से लैस करेगी, और यह नागरिक स्वयंभू पुलिस वाले बनकर, कानून और व्यवस्था के रक्षक बनकर अपने अपने इलाके में घुसपैठियों को, तस्करों को, अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे। कुछ बड़े विचलित करने वाले चित्र भी थे। कम उम्र के किशोरों को लोहे की जंजीरों से पेड़ के साथ बांधा गया था और ये दर्शाया गया था कि वो तस्करी कर रहे थे, भांग की, अफीम की, मादक द्रव्यों की, उनके पास भी बंदूकें थीं। मगर ये कहना कठिन है कि क्या इस तरह से काबू पाया जा सकता है जिहादी कट्टरपंथियों पर, क्योंकि अफ्रीका के अधिकांश छोटे देशों का जो मूल संस्कार है वो कबायली हिंसा का है। एक कबीले वाले दूसरे कबीले वाले को अपना जन्मजात शत्रु मानते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ ये रक्त रंजित लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो क्या किसी और व्यापक गृह युद्ध को तो नहीं फैला रही है सरकार इस नीति से? जो लोग दिन में अध्यापक हैं, बस चालक हैं, वन रक्षक हैं, वो बंदूकें हाथ में पकड़कर सांझ ढले या ऑफिस का वक्त समाप्त होने के बाद पुलिस वाले बन बैठते हैं। तो एक संकट गंभीर यह है कि हिंसा का लावा बढ़ता जाएगा और कहीं न कहीं जो जिहादी कट्टरपंथी बागी हैं उन पर काबू पाने के बदले एक और वंशनाशक हिंसा की लहर इस छोटे अफ्रीकी देश को घेर लेगी। इसी तरह की कुछ सूचनाएं जो दुखद थीं वो दक्षिण अफ्रीका से देखने को मिली। दक्षिण अफ्रीका का शुमार होता है विकसित देशों में, जिसकी राष्ट्रीय उत्पाद, जिसकी अर्थव्यवस्था, जिसकी प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों के बराबर है। मगर वहाँ जो खबरें आती हैं वो इसी तरह की आती हैं कि एक गिरजाघर में प्रार्थना कर रहे लोगों को कुछ गोली चलाने वालों ने मार दिया। जो भी उसी गिरजाघर में प्रार्थना करने वाले ईसाई धर्मभीरु भक्त थे, उनमें आपस में पता नहीं कौन सा झगड़ा चल रहा था और ईश्वर का घर, उपासना गृह भी हिंसा से बचा नहीं रह सका। इसी तरह गांधी जी के नाम पर एक गांधी स्मारक कंप्यूटर शिक्षण संस्थान उपहार में दिया था भारत सरकार ने, जिसका उद्घाटन कुछ ही महीने पहले भारत के राज्य विदेश मंत्री जनरल सिंह ने किया था। फिनिक्स आश्रम की भूमि पर वहाँ डकैती हुई, वहाँ से लूटपाट हुई और वहाँ से धन के अलावा सारे कंप्यूटर आदि चुरा लिए गए और अब सिर्फ खाली इमारत वहाँ शेष है। तो जो गरीब, निर्धन, साधनहीन छात्र कंप्यूटरी शिक्षा प्राप्त करते थे उनके लिए वहाँ कुछ नहीं बचा है। ये बात बार बार चिंताजनक है कि दक्षिण अफ्रीका का देश, जिसकी इतनी संभावनाएं थी, वह नस्लवाद और रंगवाद की नीति का खात्मा होने के बाद भी इतना लाचार क्यों है। जो वहाँ के गोरे नस्लवादी थे वो नस्लवाद के अंत के बाद भी प्रभावशाली शासक वर्ग वही हैं, उन्हीं का बोलबाला चलता है और वही संरक्षक हैं, स्वामी हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के, जो हीरे खोदती हैं, सोना खोदती हैं और वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाती हैं। यही कुछ देखने को मिला था एड्स की महामारी के व्यक्ति, जब भ्रष्टाचार के कारण, अंधविश्वास के कारण उस महामारी का मुकाबला करने में सरकारें असमर्थ रही थीं। प्रेसिडेंट ज़ुमा पर भी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और आज कोरोना के संकट के समय भी यही हो रहा है कि कोरोना की महामारी को काबू पाने पर ध्यान देने के बदले लोग इन छोटे छोटे सवालों में उलझी हैं। वहाँ की सरकार कि शराब बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए, शराब बिकती है तो घरेलू हिंसा बढ़ जाती है, लूटपाट डकैती के अपराध बढ़ जाते हैं और इसलिए हमें पहले इस पर काबू पाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य है दक्षिण अफ्रीका का, ये दुर्भाग्य है कुल मिलाकर अफ्रीकी महाद्वीप का, जहाँ पूर्व आधुनिक प्राग ऐतिहासिक कबीलाई हिंसा रुकने का, थमने का नाम ही नहीं लेती और न शासक वर्ग का भ्रष्टाचार।
जब से ब्रिटेन ने यह फैसला किया कि वह यूरोपीय समुदाय का सदस्य नहीं रहेगा और उसकी इस बाहर निकलने की कहानी को ब्रेक्सिट, ब्रिटेन से एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन नाम दिया गया, तब से कुछ कथानक ऐसा है उसमें नाटकीय उतार चढ़ाव आते जा रहे हैं। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 30 जून को यह बिल्कुल साफ कर दिया कि उनका कोई इरादा अतिरिक्त समय सीमा मांगने का नहीं है, कोई समझौता हो सके यूरोपीय समुदाय के साथ या नहीं, अर्थात 1 जनवरी 2021 को ये विवाह विच्छेद पूरा हो जाएगा और समझौता हो या न हो ब्रिटेन को शुल्क बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। और 2 बड़ी अड़चनें हैं जो अब तक वार्ता में रुकावट डाल रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बोरिस जॉनसन का ऐसा मानना है एक जुआरी की तरह कि यदि वह आखिर तक अपने हाथ के पत्ते नहीं खोलेंगे तो झक मारकर यूरोपीय समुदाय के नेताओं को उनके साथ कोई सुलह समझौता करना पड़ेगा। मगर मुझे लगता है नहीं कि यूरोपीय समुदाय के नेताओं का धैर्य ब्रिटेन के साथ आज चुक रहा है। और न केवल उनका धैर्य चुक रहा है, ब्रिटेन के जो खुद सदस्य देश हैं स्कॉटलैंड और आयरलैंड, उनका धैर्य भी अब बोरिस जॉनसन से चुक रहा है। स्कॉटलैंड की चिंता ये है कि जो ब्रिटेन के खाने पानी पीने के मामले में कानून, लेबल आदि के कानून हैं वो बहुत लचीले हैं और उतनी गुणवत्ता पर आधारित नहीं जितने यूरोपीय समुदाय के, तो वो इसमें कोई समझौता या रियायत नहीं करना चाहते। आयरलैंड की चिंता ये है कि जो बैकस्टॉप की प्रणाली थी वो आखिर कस्टम का बैरियर कहाँ पर लगेगा। और सबसे बड़ी चिंता लोगों को ये है कि सबसे बड़ा व्यापार जो होता था वो खाद्य पदार्थों का होता था, डेयरी और दुग्ध जनित पदार्थों का होता है, मछलियों का होता है, मांस का होता है। तो ये सारे ऐसे उत्पाद हैं जो बहुत जल्दी बिगड़ सकते हैं। यदि इनको कहीं रोक कर रखा जाएगा तो कुछ देर तक तो रेफ्रिजरेटेड गाड़ियाँ उनका बिगड़ना रोक सकती हैं, पर बहुत देर तक ऐसा नहीं हो सकता है और उनकी गुणवत्ता भी नष्ट होने लगेगी। तो कहीं ना कहीं ये संकट अभी बचा है। अब जो ब्रिटेन की वाणिज्य मंत्री हैं उन्होंने घोषणा की है कि उन्होंने लगभग 800 करोड़ पाउंड्स इसकी धनराशि निश्चित की है इस व्यवस्था के लिए कि सप्लाई चेन टूटने न पाए, ये जो बंधन है यहाँ पे गाड़ियों को खाद्य पदार्थों की बहुत रुकना न पड़े। मगर कई उनके आलोचकों का कहना है ये धनराशि बहुत कम है और इसकी व्यवस्था बहुत देर से की जा रही है, पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। तो आने वाले दिनों में क्या होगा इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता है। और एक दूसरा विषय जो उलझा हुआ है वो मछली मारने को लेकर है। अब तक की जो व्यवस्था थी यूरोपीय समुदाय का सदस्य होने के नाते एक दूसरे देश की इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन वाली जलराशि में विभिन्न देशों के मछुआरे मछलियां पकड़ सकते थे। उनको सिर्फ एक ये बात का भरोसा दिलाना पड़ता था कि उन्होंने जितनी अपने हिस्से की कोटा की मछलियां हैं उससे ज़्यादा नहीं पकड़ी हैं। जहाँ तक ब्रिटेन का मामला है, एक बड़ा हट उनका ये था कि ब्रिटेन की जलराशि से मछलियां पकड़कर यूरोपीय देश वाले ले जाते हैं। तो कुल मिलाकर ब्रिटेन का रवैया इस तरह का रहा है कि वो सारी रियायतें वसूल करना चाहता है यूरोपीय समुदाय की सदस्यता की, मगर प्रतिदान में कुछ नहीं देना चाहता था। तो आज मुझे लगता है कि वो स्थिति आ गई है कि अब इस घड़ी को अधिक देर तक टाला नहीं जा सकता है और इसका प्रभाव निश्चय ही अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा यूरोपीय समुदाय की, और ब्रिटेन पर तो पड़ेगा ही। ब्रिटेन कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर टूट की कगार तक पहुंच जाए। आज नहीं कल उससे अलग होने की इच्छा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड मुखर करने लगे हैं। आमतौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति सहानुभूति दर्शाना बहुत आसान काम नहीं है, मगर पिछले हफ्ते कुछ ऐसा हुआ जिससे थोड़ी संवेदना उनके प्रति आम आदमी के मन में जगी। और कारण यह था कि मेक्सिको और अमेरिका की सरहद पर एक जो दीवार बन रही थी वो रिपब्लिकन पार्टी में उनके समर्थकों ने अपने खर्चे से, अपने सहयोग से बनाई, जिसको देखकर प्रेसिडेंट ट्रंप भड़क गए और कहने लगे ये मुझे बदनाम करने के लिए बनाई गई है और ऐसे दोस्त अगर हों तो दुश्मन की आखिर ज़रूरत ही किसे होती है। ये वही दीवार है जिसको बड़ी जोर शोर के साथ, बड़बोलेपन के साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि वो घुसपैठियों को मेक्सिको से अमेरिका आने से रोकेगी, संगठित अपराधियों को, तस्करों को, और उन्होंने यह भी जोड़ा था कि इस दीवार को बनवाने की कीमत वो मेक्सिको से वसूल करेंगे। तब से अब तक हालात बहुत बदल चुके हैं, उनकी लोकप्रियता की रेटिंग काफ़ी नीचे लुढ़क चुकी हैं, बिडेन उनसे आगे बढ़ रहे हैं और हिस्पैनिक मतदाताओं के समर्थन के लिए उन्होंने मेजबानी की है मेक्सिको के राष्ट्रपति की व्हाइट हाउस में। तो ऐसा नहीं लगता कि आज वो मेक्सिको को अपने एक शत्रु देश के रूप में दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जब इस दीवार का चर्चा किया तो ये दीवार रियो ग्रांडे नदी के बिल्कुल करीब 3 किलोमीटर के चौड़ाई में बनाई गई थी, मगर बनाने वाले ने इतनी दूरदर्शिता नहीं दिखाई कि नदी के पानी के बहाव से जो कटाव होगा उससे ये दीवार कितनी देर तक टिकी रह सकेगी या नहीं रह सकेगी। और कुछ लोगों का मानना है कि रिपब्लिकन पार्टी की परंपरा के अनुसार जो ठेका दिया गया वो भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं था, भाई भतीजेवाद में ही
उसका ठेके को दिया गया था। और आज नतीजा ये है, जब ट्रंप को दिखाने के लिए वहाँ ले जाया गया तो ये दीवार बनने के पहले ही आधी ढह चुकी थी। तो निश्चित रूप से ये कोई बहुत अच्छा प्रचार चुनाव अभियान के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के लिए नहीं था। और राष्ट्रपति ट्रंप झक मारकर मुंह पर एक काला नकाब भी पहनने को मजबूर हुए हैं। जब वो हाल में एक अस्पताल में गए तो जब उनसे पूछा गया, अब तक तो आप ये मास्क नहीं इस्तेमाल करते थे, तो उन्होंने अपनी चिरपरिचित शैली में कहा, अस्पताल जाते वक्त नकाब पहनना एक अच्छी बात है। मगर कई समझौते ट्रंप को आने वाले दिनों में करने पड़ सकते हैं अपने बड़बोलेपन के कारण। इस साप्ताहिक सर्वेक्षण को समाप्त करने के पहले हम अपने श्रोताओं दर्शकों का ध्यान उस बात की ओर दिलाना चाहेंगे जिसका जिक्र हम बारंबार करते हैं कि जब संसार का ध्यान केंद्रित रहता है राजनीतिक समीकरणों के बदलने में, सैनिक मुठभेड़ों में, वाणिज्य युद्धों में, आर्थिक आदान प्रदान में, तेल की कीमतों पे, हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं उन महत्वपूर्ण समस्याओं को, घटनाक्रम को जो हमारे जीवन को अनिवार्यतः प्रभावित करते हैं। आज नहीं कल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनका निर्णायक प्रभाव पड़ेगा, अर्थात मौसम बदलाव से जुड़ी खबरें जिनको इतना ही महत्व दिया जाना चाहिए। जापान आज जूझ रहा है बाढ़ से, जहां 50 लोगों की जान जा चुकी है। चीन में वुहान की बदनाम नगरी के पास भी बाढ़ का प्रकोप है। चीन में बाढ़ में 300 से अधिक जाने जा चुकी हैं। नेपाल में बाढ़ आई है जो देर सवेर बिहार तक पहुंच जाएगी। आसाम बाढ़ के संकट से जूझ रहा है। आज ये कहना संभव नहीं है कि ये सब सिर्फ मौसमी प्रकोप हैं जिसको हमें झेलना है। जो मौसम बदलने से इन सारी जो मौसमी घटनाएं थी, बाढ़ हो, भूस्खलन हो, इनका प्रकोप बढ़ा है। और इन पर नियंत्रण करने के लिए जिस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ज़रूरत है देशों के बीच में, जिनकी सीमाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं, जो नदी जल का साझा करते हैं, मेरे ख्याल में उससे हमारा ध्यान भटकाती रही हैं राजनीतिक सामरिक घटनाएं। और कहीं न कहीं हमें देर सवेर इसमें सहयोग की ज़रूरत है। ये सार्वभौमिक मुद्दे हैं, ये सरहद के पार ऐसी समस्याएं हैं जिनको कोई अकेला देश जिनका सामना नहीं कर सकता है। इसे याद रखें। अगली बार आपसे मुलाकात होने तक नमस्कार।